हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में हम दोस्तों मैथ्स यानी दोस्तों गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं और आने वाले आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और यहाँ पर दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें आपको बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों, कि शॉर्ट ट्रिक द्वारा कि किस समय में क्वेश्चन को आसानी से कम समय में सॉल्व कर पाएंगे और आप सभी को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7/16, 21/32 तथा 49/8 का महत्तम समापवर्तक कितना है। तो महत्तम समापवर्तक दोस्तों आपको पता होता है कि इसे कहते हैं हम HCF। महत्तम समापवर्तक को क्या कहते हैं? HCF। इसे हम दोस्तों मास भी कहते हैं और इसी का फुल फॉर्म यानी इसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक, तो हम शॉर्ट में कहते हैं मास और HCF। तो इसे हम ये कहते हैं। अब देखिए कहा है कि 7/16, तो यहाँ पर हम 7/16 लिखेंगे और 21/32, 21/32 और यहाँ पर 49/8। अब दोस्तों जब नॉर्मल संख्याएं आपके दी होती हैं तो उसका तो आप मैथ से निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए जो संख्याएं हमारी भिन्न के रूप में है यानी बट्टे के रूप में है, तो उसका हम कैसे निकालते हैं। तो इसका एक तरीका होता है दोस्तों, उसे आपको याद रखना होगा कि जो अंश में लिखी हुई संख्याएँ होती हैं, अंश का मतलब दोस्तों हमारा जो ऊपर का होता है उसे हम अंश कहते हैं और जो बटे में होता है उसे हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो यहाँ पर जो अंश में लिखी संख्याएँ होती हैं जैसे 7, 21, 49, तो यहाँ पर लिखिए 7, 21 और यहाँ पर 49, तो इसका हम निकालते हैं क्या? इसका हम निकालते हैं मस। देखिए मस हमसे पूछा है यानी HCF पूछा है, तो ऊपर वाली संख्या का हम निकालेंगे HCF। तो HCF, तो ऊपर वाली संख्या का हम निकालेंगे HCF। और जो हमारी संख्याएं बटे में है, बटे में कौन सी संख्या है? देखिए 16, 32, 8, 16, 32, 8। तो यहाँ पर मैं लिख के आपको समझा रहा हूँ, आपको इतना लिखना नहीं है, आप एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से सोल्व कर पाएंगे कम समय में। तो यहाँ पर 16, 32, 8 इसका हमें निकालना है लस। तो आपको जब भी आपको मैस पूछे और भिन्न के रूप में हो तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे कि ऊपर वाली जो आपकी अंश में होंगे उसका आप मैस निकालेंगे और जो आपका हर में होगा यानी बट्टे में होगा उसका आप निकालेंगे लस। तो देखिए 7, 21, 49 का मैस कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैस क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या हो। तो देखिए इन तीनों में कॉमन सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है? तो ये समझिए कि ये अलग अलग संख्या है। तो 7, 21, 49, तो इन तीनों में 7 हमारी सबसे बड़ी कॉमन संख्या होगी, क्योंकि यहाँ से जब 7 को हम कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसे हम 7 गुना 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब हम 7 कॉमन करेंगे तो केवल 1 बचेगा, यानी इससे अधिक हम कॉमन नहीं कर सकते। यानी 7 को जब हम कॉमन करेंगे तो केवल यहाँ पर 1 ही बचेगा। और यहाँ पर देखिए इसमें कितना बचेगा? 7 त्रिक 21, इसमें 3 बचेगा, इसमें 7 सत्ते 49, इसमें 7 बचेगा, लेकिन यहाँ पर केवल 1 ही बचेगा, यानी इससे अधिक हम कॉमन नहीं कर सकते। तो हमारा 7 क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा, क्योंकि HCF आपका वही होता है कि सबसे बड़ी जो कॉमन संख्या होती है वही आपका HCF। तो यहाँ पर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो मैंने क्या बताया था कि जो अंश में होता है उसका हम निकालते हैं HCF। तो 7, 21 और 49, और LCM के लिए जो बटे में था तो 16, 32, 8। तो मैंने बताया कि सबसे बड़ी कॉमन संख्या होती है, यानी उससे बड़ी कॉमन संख्या आप नहीं ले सकते। तो 7 यहाँ पर हमारा इसका HCF हो जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर केवल 1 बचेगा, जो कि उससे ज़्यादा हम कॉमन नहीं कर सकते, तो वही हमारा HCF हो जाएगा। तो 7 ही हमारा HCF हो जाएगा, क्योंकि सब में से 7 ही कॉमन हो रहा है, इससे अधिक हम कॉमन नहीं कर पाएंगे। तो 7 हमारा HCF हो गया। लेकिन LCM के लिए क्या करेंगे? तो LCM देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से भाग जिसमें पूरी पूरी चल जाए। तो देखिए यहाँ पर अगर 32 को हम लें, 32 को LCM ले लें तो 16 दूना 32 और 8 चौक 32, यानी और 32 का 32 में भी भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमारी 32 हो जाती है। तो ये हमारा हो गया HCF, यानी 7/32 क्या हो जाएगा? इसका HCF हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मैंने HCF कैसे निकाला, आपको तरीका समझ में आया होगा कि सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या थी? 7 थी, तो हमने 7 ऊपर कर लिया। अब बटे में देखिए हमें बटे वाली संख्या का क्या निकालना था? LCM निकालना था। तो LCM देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन थी? 32। तो हमने देखा 32 में 16 का भी भाग चला जा रहा है, 8 का भी भाग चला जा रहा है और 32 का 32 में भी भाग एक बार में चला जा रहा है। तो इस तरीके से 32 हमारा LCM हो गया। तो 7/32 हमारा इसका आंसर हो गया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में था। तो उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमने सोल्व किया। तो आप अब सभी प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए 16, 24, 8 का
चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो चतुर्थानुपाती इसका हमें निकालना है। तो जो ये कि आपका प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। देखिए 16, 24, 8। तो चतुर्थानुपात निकालने के लिए क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें कैसे होता है। देखिए ये इस तरीके से होता है कि 16 अनुपात होता है यहाँ पर 24, और ये समानुपात यहाँ पर बीच में लगा होता है, और ये होता है 8, और अनुपात यहाँ पर x। यहाँ पर दिया नहीं है तो हमने यहाँ पर यक्स मान लिया कि चौथी संख्या हमारी यक्स है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये 16 और यहाँ पर अनुपात का मतलब बटे होता है, तो 16/24 हो जाएगा। और यहाँ पर जो समानुपात होता है इसको हम बराबर कर लेते हैं, और यहाँ पर जो 8 और यहाँ पर अनुपात है तो बटे हो जाएगा, और यहाँ पर यक्स हो गया। तो अब हम देखिए क्या करते हैं, अब या तो आप यहाँ पर यक्स का मान निकालें, इसको सॉल्व करें, या फिर सीधा देखिए तुलना कर लेते हैं कि देखिए 8 का कितना गुना 16 है, 8 का 2 गुना 16 है। तो यक्स पर कौन सी संख्या रखेंगे जिसका 2 गुना 24 होगा। तो देखिए 24 के बट्टे 2 भी कर सकते हैं, या कौन सी संख्या हो जिसका 2 गुना 24 होगा। तो 12 दूना कितना होता है 24, या 24 में 2 का भाग करेंगे तो भी क्या आएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 12, और यही हमारा इसका चतुर्थानुपात, यही इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर 12 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा और आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमने अभी क्या किया था कि HCF, लेकिन यहाँ पर देखिए 1/6, 7/27, 5/9, 4/15 और 8/3 का हमें यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो जिस तरीके से दोस्तों मैंने बताया था कि जब HCF निकालते हैं यानी जब म से निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्या का हम म से लेते हैं, और जो बटे में संख्या होती है उनका ल से निकालते हैं। अब इसमें हमें ल से निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर वाली जो संख्या होंगी उसका हमें निकालना होगा ल से, और जो बटे में संख्या हमारी होगी उसका हमें निकालना होगा म से। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाली संख्या कौन कौन सी है, 1 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, और यहाँ पर देखेंगे 5 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया, और देखिए यहाँ पर 8 हो गया। तो ये हमारी अंश वाली संख्याएँ हैं। और बटे में कौन कौन सी संख्या है, तो देखिए 6 हो गया, 27 हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया, और देखेंगे 9 के बाद यहाँ पर 15 है, और 15 के बाद कौन सी यहाँ पर संख्या है दोस्तों, तो 15 के बाद यहाँ पर 3 हो गया। तो ये हमारी संख्याएं हर में हैं। तो हम ऊपर वाले का निकालेंगे ल से, और बटे वाली संख्या का निकालेंगे म से। क्योंकि देखिए आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आपको ल से निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या का ल से निकाल लेंगे, और जब म से निकालना हो तो ऊपर वाली संख्या का म से निकाल लेंगे। तो इसे आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और क्वेश्चन देखिए दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। तो हम क्या करेंगे, ल से निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का ल से निकाल लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या देखिए यहाँ पर 7, 5, 4। अब देखिए 8 में 4 से भाग करेंगे तो 4 का भाग 8 में चला जाएगा, यानी हम 4 को जिसका भाग जिसमें चला जाएगा उस छोटी संख्या को छोड़ देंगे। तो 4 को हम क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका 8 में भाग चला जा रहा है। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो आप एक यहाँ पर 7, 5, 4, 8 का LCM भी निकाल सकते हैं, जो कि गुणनखंड विधि वाला। लेकिन यहाँ पर देखिए आसान तरीका क्या हो सकता है कि 4 का भाग 8 में नहीं जा रहा है, 4 का भाग 8 में पूरा चला जा रहा है, तो हम 4 को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 8, 5 और 7 का हम निकाल लेते हैं LCM। और 4 क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 4 का भाग 8 में पूरा चला जा रहा है, यानी 4 8 में ही आ जा रहा है। तो 7 देखिए 7, 5, 8 का LCM निकालेंगे तो 7 25 कितना हो जाएगा 35, और 35 का जब हम 8 में गुना करेंगे तो 8 पंजे 40, और 8 तिरिक 24, 4 28, कितना आ गया 280 आएगा। अब 280 हमारी ऐसी संख्या होगी कि जिसमें 7 से भी भाग चला जाएगा, 5 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी भाग चला जाएगा, और 8 से भी भाग चला जाएगा। तो ये हमारा ऊपर का हो गया LCM। और नीचे वाली संख्या का हमें निकालना था HCF यानी म से। तो म से हमने बताया कि सबसे बड़ी जो कॉमन हम ले सकते हैं उन सभी संख्याओं में से वही हमारा क्या हो जाएगा म से। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 3 है। अब देखिए 3 का इन सब में भाग चला जाएगा, यानी 3 ही हम इसमें से केवल कॉमन ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब 3 के बाद यहाँ पर गुना 1 होगा, 3 गुना 1, तो यहाँ पर 3 के बाद केवल 1 ही बचेगा। तो इसलिए हम सबसे बड़ी संख्या क्या कॉमन कर सकते हैं 3। तो यहाँ पर इसका म से कितना हो जाएगा 3, तो 280/3 इसका आंसर होगा। तो 280/3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है डिस्काउंट से। तो डिस्काउंट का ये क्वेश्चन भी हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए SSC CHSL में पूछा गया क्वेश्चन से कहा है कि एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है,
क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य अनुपात कितना है। तो मुद्रित मूल्य का मतलब दोस्तों हमारा मार्क प्राइस होता है, यानी एमपी यानी मार्क प्राइस जो उस पर दिया होता है। तो एमपी ये हमारा मार्क प्राइस हो गया, यानी मुद्रित मूल्य। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है कि जब भी आपको क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे जब भी आपको यहाँ पर या तो अनुपात पूछे या फिर इनमें संबंध पूछे, तो आपको एक फार्मूला याद रखना है कि सीपी यानी कॉस्ट प्राइस जिस पर वस्तु का खरीदा जाता है, तो सीपी बटे एमपी, तो ये बराबर हमारा होता है 100 माइनस डी, 100 माइनस का डी का मतलब होता है दोस्तों डिस्काउंट। तो यहाँ पर देखिए सही, यहाँ पर 100 माइनस का डी का मतलब होता है डिस्काउंट जो छूट दिया जाता है। और यहाँ पर एमपी के यहाँ पर बराबर होता है कि 100 प्लस पी, यानी पी का मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए सीपी और एमपी, तो 100 माइनस डी छूट कितने का है, 10% का छूट है। तो 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 बचेगा। यहाँ पर डी के स्थान पर 10 रखेंगे तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर बटे में 100 प्लस पी करेंगे तो 100 और प्लस पी हमारा लाभ कितने का हो रहा है, तो 12% का लाभ हो रहा है। तो 100 प्लस पी कर देंगे यानी 112 हो जाएगा। तो 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। ये हमारा सीपी बटे एमपी है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 दूना 90 होता है। तो यहाँ पर आ गया 45 और यहाँ इसके बटे में 2 पच्चे 10 और 2 छंग 12, यानी कितना आ गया 45 बटे 56। तो किस ऑप्शन में है 45:56, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे 45 रेशियो, यहाँ पर सॉरी बी में देखिए 45:56, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना था। ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी दो संख्याओं का अनुपात। देखिए सबसे पहले देख लीजिए कि ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल की एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। तो ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का योगफल, सॉरी यहाँ पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको जब 5 जोड़ा जाता है तो यहाँ पर देखिए इसका रेशियो हो जाता होगा। तो यहाँ पर आपका बना लीजिए कि यहाँ 2:3। जब 5 जोड़ा जाता है तो उसका अनुपात 2:3 हो जाता है। तो 5 जोड़ा जाता है 2:3 हो जाता है। अब उसमें हमें पूछा है कि ए और बी का योगफल। तो देखिए पहले अनुपात कितना था, 5:8 था। ए और बी, यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं। पहले अनुपात कितना था, 5:8 था। अब जब 5 जोड़ा गया तो अनुपात कितना हो गया, 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। अब देखिए इसमें 5 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर हम रेशियो में देखेंगे तो 5, अगर हम 5 में 5 जोड़ेंगे तो संख्या बढ़ेगी, पर यहाँ पर देखिए रेशियो में 2 है, यानी इसको हम पहले रेशियो को सही करेंगे। तो हम कैसे सही करते हैं, क्योंकि देखिए 5 और 8 में आपका अंतर कितने का देखेंगे, कितने का अंतर है 5 और 8 में, तो यहाँ पर 3 का अंतर है। अब आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब भी दो संख्याएँ होंगी, अगर उनमें बराबर हम संख्या जोड़ते हैं तो उनका अंतर हमेशा उतना ही होगा। कैसे, जैसे देखिए 10 है और 15 है। अगर हम अब इनके बीच का अंतर देखिए कितना है, 5 है। अगर हम 10 में भी 3 जोड़ दें तो 13 हो जाएगा, और 15 में से भी 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। लेकिन इनका जो अंतर होगा वह वही होगा। तो क्योंकि दोनों में समान संख्या जोड़ रहे हैं तो अंतर देखिए 5 का ही होगा। 5 3 8 यानी 5 का ही अंतर होगा, क्योंकि हम समान संख्या जोड़ रहे हैं इसलिए अंतर हमेशा समान होगा। तो वही तरीका हमें इसमें लगाना था। सॉरी देखिए यहाँ पर सब क्लियर हो गया। तो देखिए 5:8 था और यहाँ पर कितना अनुपात हो जा रहा था, तो 2:3, तो 2:3 हो गया था। तो अंतर देखेंगे तो देखिए 5:8 है, तो 3 का अंतर है इनमें, क्योंकि 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, इन दोनों में अंतर 3 का है। इसमें अंतर कितने का है, 1 का है। तो हम इस अंतर को बराबर करेंगे, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो अंतर बराबर हो जाएगा। तो अगर 1 में 3 का गुणा करेंगे तो हमें 2 में भी 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं 5 8, और यहाँ पर देखिए 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और इस 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब इनका अंतर हम देखेंगे तो सेम होगा। देखिए 5 का और 8 में अंतर कितना है, 3 का है, और 6 और 9 में अंतर कितने का है, 6 3 9, यानी 3 का भी इसमें अंतर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या जोड़ रहे हैं, तो देखिए 8 से यहाँ पर 9 हो गया, हमने कितना जोड़ा, 5 जोड़ा। अब ये जो 1 जोड़ा है हमने, ये देखिए यहाँ पर जो 1 8 से कितना हो रहा है, 9, यानी 1 जुड़ा, लेकिन यही हमारा कह रहा है कि 5 जोड़ा है। अब इसमें भी आप देखेंगे तो 5 से 6 हो गया, यानी 1 जुड़ा, और यही कह रहा है कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। तो ये 1 हमारा 5 के बराबर हो गया।
तो 1 बराबर जब 5 है तो हमारा 5 बराबर, तो यहाँ पर हम संख्या निकालेंगे तो ये हमारा a है और ये हमारा कितना है b है। तो 5 का 5 में गुणा करेंगे क्योंकि 1 बराबर 5 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 25 और प्लस, क्योंकि हमें जोड़ निकालना है a और b का। अब देखिए b बराबर 8 है तो 5 8 1 बराबर 5 है, b बराबर 8 है, तो 5 का हम 8 में गुणा करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू पता चल जाएगा। तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे तो हम 40 और 25 कितना हो जाएगा, 4 2 6, यानी कितना हो जाएगा 65। तो ये आपका 65 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो 65 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना था और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए होते थे और ये बेस्ट तरीका था दोस्तों इन प्रश्नों को सॉल्व करने का। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और थोड़ी आपको बाहर की आवाज़ें भी सुनाई दे होंगी तो प्लीज़ इग्नोर उसे करिए, क्योंकि अभी सेटअप बहुत अच्छा नहीं है कि ताकि आपको अच्छे से बता सके। तो थैंक यू यार, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।